आज का जो हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। सभी को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य और आपका बायोस्फीयर में क्या अंतर होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में होता क्या है कि यहाँ पर वनस्पतियों के संरक्षण और प्लस वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात जब हम करें, दूसरी बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। तो वन्य जीव जब अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ पर जीवों के संरक्षण पर ज़्यादा विशेष जोर दिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम तीसरी बात करेंगे कि बायोस्फीयर की, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये देखिए कि काफ़ी वाइड क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है, जिसमें हम जीव जंतुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वनस्पतियों की सुरक्षा की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम वहाँ पर जो उसका पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जैसे जलीय तंत्र है, उसका स्थलीय जो तंत्र है, यानी यहाँ पर हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ही सुरक्षित करने की बात करते हैं। यानी जीव की सुरक्षा, वनस्पति की सुरक्षा, साथ साथ जो स्थल और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनकी भी सुरक्षा थी। यानी यहाँ से एक बात हमें क्लियर समझ में आ रही है कि जैवमंडल आरक्षण जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये जो है व्यापक जो है एरिया होता है जिसको हम संरक्षित करते हैं। तो देखिए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम 3 मुख्यतः भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं कोर क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं कौन सा? कोर क्षेत्र। तो सबसे जो बीच में जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं कौन सा? कोर। इसके जो चारों ओर का आवरण होता है इसको हम बोलते हैं बफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बफर बोलते हैं। और इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कोर जो क्षेत्र होता है ये सबसे रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र आपका कोर होगा। इसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउ नहीं होती है, यानी इसमें मानव का जो प्रवेश है वो जो है प्रतिबंधित होता है। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए कि जो कोर वाला क्षेत्र है, कोर के क्षेत्र को हम समझेंगे तो कोर क्षेत्र में सबसे पहली चीज़ तो मानव की जो गतिविधि है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर रिसर्च की, यहाँ देखिए डायग्राम बना है कि रिसर्च हो सकता है, लेकिन वह रिसर्च किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए कोर में क्या होते हैं कि जो स्थानिक पौधे होंगे और जीव जंतु होंगे उनकी हम निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वह रिसर्च इनके हित के लिए कि इनका जो जीवन शैली है किस तरह से चेंज हो रहा है उस पर हम रिसर्च करते हैं। अब देखिए इसमें केवल और केवल क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र होता है कोर वाला क्षेत्र, इसमें केवल और केवल मानव के रूप में जो वहाँ पे अधिकारी नियुक्त हैं, अधिकारी के अलावा किसी की एंट्री नहीं होती है। चलिए हम दूसरे जोन की बात करें। दूसरा जो जोन है हमारा बफर जोन है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इससे थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिबंध कम होता है। यहाँ पर मानव की जो है एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेड एंट्री है, यानी सीमित अगर मैं बात करूंगा तो सीमित यहाँ पर अनुमति होती है। तो इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पर्यटन की बात करें, पर्यटन हो सकता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात करें एजुकेशन ट्रेनिंग, ये देखिए बना हुआ है चित्र में, एजुकेशन ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रिसर्च वाले जो काम हैं, यहाँ पर जो छोटी मोटी जो रिसर्च बस्तियाँ या जो भी चीज़ें हैं बनाकर और मॉनिटरिंग वाला काम कर सकते हैं। यानी अनुमति लेकर, यानी बहुत जो है क्या कहते हैं सीमित मात्रा में आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं, यानी अनुमति यहाँ पर लेना। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर पर्यटन से यहाँ का क्षेत्र प्रभावित होता है तो इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी पर्यावरण सुरक्षित होगा। जिन क्रियाकलापों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है उन पर्यावरणों को यहाँ पर करने की अनुमति होती है। तीसरा वाला जो क्षेत्र होता है, जो आप यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं जिसको ट्रांजिशन बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। तो ट्रांजिशन वाला जो होता है सबसे बाहरी होता है, बाहरी कोर होता है। इसमें मानव की जो है क्या कहते हैं गतिविधि अलाउ होती है। इसमें जो है क्या कहते हैं चारा के गाह के लिए चराई के लिए यूज कर सकते हैं, मछली कर सकते हैं, यहाँ पर बस्तियाँ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो होता है इसमें सबसे जो है क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा छूट होती है। तो सबसे कम छूट होती है किसमें? कोर में, जिसमें केवल अधिकारी अलाउ होते हैं। और अगर उन्हीं जो जीव जंतु हैं, स्थानिक पौधे हैं, उनके लिए रिसर्च अलाउ है। और बफर में लिमिटेड है और संक्रमण में इनसे ज़्यादा छूट होती है। तो इस बात को हम समझेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं
कौन कौन से जो है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो देखिए भारत में हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या है कितनी, 18 है। इसको हम देखेंगे कैसे हम इसको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जब साउथ की बात करेंगे तो साउथ में आप 4 याद कर लीजिएगा, और आप पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में 4 एक याद कर लीजिएगा, और सिक्किम वाले को लेकर कितना, 1, सिक्किम को भी लेकर कितना, 1 याद कर लीजिएगा। 2 आपके इस साइड हैं, 2 आपके उत्तर भारत में है, और 1 पश्चिम भारत में है जिसको कच्छ का रण बोला जाता है, और 3 आपके जो मिडिल में हैं, जो आपके मध्य प्रदेश में है, 3 आप इसको भी देख लीजिएगा, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, और 1 ग्रेट निकोबार से। तो फिर से इसको हम देख लीजिएगा, काउंट करते हैं, और 2 आपके, 1 उड़ीसा में है और 1 आपका पश्चिम बंगाल में, इस रीजन में। तो देखिए 4 यहाँ हैं और 4 यहाँ, और 1 लेकर कितने, 5। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए 4 1 कितने, 5, यानी ये पूरा अगर रीजन लिया जाए, पूरा अगर रीजन लेंगे तो कितने हैं टोटल, 5 हैं। तो 5 यहाँ पर हैं और 5 इस साइड में हैं, तो 5 5 कितने हुए, 10, 10 2 12, 12 और 1 कितना, 13, 13 3 कितना, 16, 16 2 कितना, 18। हम इस बिन को अलग अलग पढ़ते हैं। और एक चीज़ समझिए, यूनेस्को ने अभी केवल 12 जो है क्या कहते हैं मैप के तहत जो ये प्रोग्राम चल रहा है जैवमंडल आरक्षण वाला, इसमें 12 ऐसे हैं जिनको इन्होंने अभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र माना है। तो यूनेस्को वाला भी हम देखेंगे कि यूनेस्को वाला हम कैसे पढ़ते हैं। तो यूनेस्को के देख लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि यहाँ से जो यहाँ पे 5 थे, ठीक है, और इस साइड भी आपके कितने थे, 5 थे, इसको भी ले लिया जाए तो, और 2 यहाँ पे थे, 1 यहाँ पे था, बीच में कितने थे, 3 थे, और ये कहाँ पे, 2। इसको हम तुरंत देख लेते हैं। अब देखिए यूनेस्को वालों का जो होता है तो हम याद करने में हमको दिक्कत होती है, तो इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो ये कच्छ का रण है, यहाँ से हम शुरू करेंगे कच्छ रण से, ये नहीं शामिल है, फिर हम इसी से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला ये भी नहीं शामिल है, फिर हम इस साइड से आएंगे, यहाँ से अब देखेंगे तो यहाँ से जितने भी हैं पूर्वोत्तर में जो बाहर हैं, जैसे आप देख लीजिएगा केवल पूर्वोत्तर में नौकरोक जो है वो शामिल है। तो पूर्वोत्तर में आप देखेंगे कि आपका जो है दिहांग और दिवांग है, मानस है, डिब्रूगढ़ ये नहीं है, और एक आपका शेषचलम की पहाड़ियाँ नहीं है। तो कुल 6 ऐसे हैं कि जो मैप के तहत जो यूनेस्को ने जिनको जैवमंडल आरक्षित घोषित किया था वो नहीं है। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से याद करते हैं किस तरह से हमको याद करना। तो देखिए 6 हम तो यहाँ से निकाल लेंगे। जब आपसे कोई पूछता है तो बता दीजिएगा बाहर ये वाला जो है नहीं होगा, बाहर जो सबसे है वो नहीं होगा। पूर्वोत्तर में केवल आप एक नौकरोक याद कर लीजिएगा बस है, और जितने भी पूर्वोत्तर में हैं वो नहीं हैं। अब देख लीजिएगा एक शेषचलम की पहाड़ियाँ हैं, तो इसको हम एक एक करके याद करेंगे। देखिए अगर हम साउथ की तरफ की बात करेंगे तो साउथ में आप सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले ये बना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जो है 1986 में बना था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो देख लीजिएगा ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो इसको भी कभी कभी पूछता है किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा वाला जो देख रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों पर, देखिए तमिलनाडु में ही आप देख लीजिएगा ये दोनों तरफ विस्तार हैं। तो यहाँ पर अगस्त मलाई है, तो 2 आपका ये हुआ। एक गल्फ़ की जो आपकी खाड़ी है जो यहाँ पर देखिए जो मन्नार की खाड़ी है इसको भी देखेंगे, 3 ये हुआ, और एक शेषचलम की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 4, और ग्रेट निकोबार एक मिला लेंगे कितने, 5। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा 5 जो हैं आपके, 5 जो आपके हैं दक्षिण भारत के फिर से आप करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ, और मन्नार की खाड़ी, और शेषचलम की पहाड़ियाँ हैं, और ग्रेट निकोबार है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो पूर्वोत्तर में आप देखेंगे, पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में आप देख लीजिएगा, पूर्वोत्तर में भी 5 हैं। पूर्वोत्तर में आपके कितने हैं, 5 हैं। तो देख लीजिएगा मानस को आपको याद ही है, मानस है, मानस के बाद डिब्रूगढ़ सखोवा है, और आप यहाँ देखेंगे दिहांग बिहांग है। डिब्रूगढ़ सखोवा से एक क्वेश्चन बनता है, ये सबसे छोटा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैवमंडल आरक्षण सबसे छोटा कौन सा है, तो आप डिब्रूगढ़ सखोवा की बात करेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ से जो नोकरेक है केवल यही इकलौता है जिसको यूनेस्को ने पूर्वोत्तर के भारत में, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं, डिब्रूगढ़ दिहांग बिहांग है आपका अरुणाचल में क्वेश्चन पूछता है, और आप यहाँ से देखिए डिब्रूगढ़ सखोवा और मानस ये असम में 2 हैं। तो आप देखेंगे कि डिब्रूगढ़ सखोवा और मानस ये असम में हैं, और दिवांग और बिहांग जो आपका है ये आपका अरुणाचल, तो अरुणाचल में 1 हुए, असम में 2 हुए। नौकरेक आपका मेघालय में है, नौकरेक आपका मेघालय में, और ये ही है जो कि यूनेस्को की साइड में सम्मिलित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2 ऊपर है, तो कोल्ड डेजर्ट आपका ये जो है हिमाचल में है, जिसको आप बोलते हैं कि शीत मरुस्थल वाला जो एरिया है वो हिमाचल में है। दूसरा आपका नंदा देवी है जो कि आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में नंदा देवी है, हिमाचल में, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, हिमाचल में है, ये उत्तराखंड में। और कंचनजंगा आप देखेंगे, कंचनजंगा जो आपका ये आपका सिक्किम में है।
इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। तो मध्य प्रदेश में 3 हैं, एक पन्ना है और एक पन्ना है, एक पंचमढ़ी है और इसके बाद अचानकमार, जो कि छत्तीसगढ़ में भी इसका एक्सपेंशन है। तो पन्ना पंचमढ़ी और अचानकमार ये बीच में है। अब देखिए हम बीच यहाँ से बात करेंगे, जो पूर्वी तट की बात करेंगे तो एक सुंदरबन है और कौन सा, सिमलीपाल, और पश्चिम में बात करेंगे कच्छ के रण। तो आप इसको अगर मैप से देखते हैं तो बड़ी जल्दी से आप इसको क्लियर करेंगे। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 5 इस साइड से हैं और आप पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में भी कितने हैं, 5 हैं, अगर कंचनजंगा को भी शामिल कर लिया जाए तो। जिसमें से देखिए दिहांग बिहांग आपका अरुणाचल में है, उसके बाद डिब्रूगढ़ सखुआ मानस और ये है आपका असम में है, नौकरोक आपका कौन सा, मेघालय में है, यूनेस्को की साइट में है, नंदा देवी है, उसके बाद आपका ऊपर कोल्ड डेजर्ट है और ये कौन सा, कच्छ का रण है, पंचमढ़ी है, पन्ना है और ये अचानकमार और ये सिमलीपाल और कौन सा, सुंदरबंस। अब देख लेते हैं कि कौन किसके लिए फेमस है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो देखिएगा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मकाक पाए जाते हैं, जो शेर पूंछ वाले बंदर हैं इनको बोलते हैं, ये फेमस है। अगर आप यहाँ से करेंगे ग्रेट निकोबार में तो यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे सिमलीपाल में तो यहाँ पर बंगाल वाले जो टाइगर हैं वो पाए जाते हैं। पंचमढ़ी में गिलहरी पाई जाती है। तो इस तरह से हम जो है फेमस जो हैं इनको देख लेंगे। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि टोटल कितने हैं, 18 हैं। टोटल कितने हैं, 18। अगर हम बात करेंगे टोटल कितने हैं, टोटल की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर टोटल अगर आपको बात करें कितने, 18 में 6 जो है नहीं है, कौन से, यूनेस्को द्वारा, और सभी यूनेस्को द्वारा सम्मिलित हैं। तो यूनेस्को वाले फिर से एक बार समझते हैं कि यूनेस्को वाला कौन कौन से नहीं है। तो यूनेस्को में देख लीजिए कि यूनेस्को की साइट में कौन कौन से जो है मैप के अंतर्गत नहीं आते। तो आप ऊपर यहीं से शुरू करेंगे, गुजरात से ये कच्छ का रण नहीं आता, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट नहीं आता, इधर से आप देखेंगे तो जो असम और अरुणाचल के पूर्वोत्तर भारत में वो नहीं आते, केवल नोकरोक आता है यहाँ से। तो यहाँ से देख लीजिएगा 1 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ 3 मिल के 3 2 5 और शेषचलम की पहाड़ियाँ जो नीचे है, शेषचलम की पहाड़ियाँ। तो 6 ऐसे हैं जो यूनेस्को के साइड से नहीं, और सब जितने भी हैं सो हैं। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, जयमंडल, तो आप आंसर बताएंगे सबसे बड़ा जो है आपका कच्छ का रण है, सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सखोवा आपका। तो इस तरह से आप समझेंगे सबसे ये वाला जो है बड़ा है और ये सबसे क्या है, स्मॉल है। और जयमंडल अगर आपसे पूछेगा सबसे पहला कौन सा है तो आप बताएंगे कि नीलगिरी। और यूनेस्को के तहत भी सबसे पहले कौन सा हुआ, नीलगिरी ही, पहाड़ियों वाला ही हुआ है।